नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के व्याख्या सहित महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 380 से लेकर 400 तक 20 प्रश्नों को आज की क्लास में हम व्याख्या सहित करने की कोशिश करेंगे। हमने एक सीरीज चलाई हुई है जिसमें हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या सहित करते हैं, ताकि एक तथ्य हमारे सामने बार बार आ जाए। बार बार रिवीजन से ही जो है आपको तथ्य भी याद रह पाएंगे और परीक्षा में इनसे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न संख्या 381। और एक बात और मैं बता देना चाहती हूँ भाई, जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य प्रश्न पूछे जाते हैं सभी के लिए ये प्रश्न होंगे मददगार साबित होंगे, चाहे DSSB की परीक्षा हो या किसी भी अन्य स्टेट की TGT PGT की परीक्षा हो या फिर NTA NET की परीक्षा हो, सभी के लिए जो ये है लाभदायक होंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। लगभग हमने उन्हीं प्रश्नों को लिया है इस सीरीज के अंतर्गत। तो शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न संख्या 381। यात्रा वृत्त के लेखक के रूप में इनमें से कौन प्रसिद्ध है? आप लोगों को राहुल सांस्कृत्यायन का नाम तो आपने सुना ही है और सभी को पता है। राहुल सांस्कृत्यायन जी जो है यात्रा साहित्य के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। तो इनमें से पूछा हुआ है, इन चार ऑप्शनों में से हमें बताना है कि राजेंद्र यादव, उषा प्रियवंदा, नामवर सिंह या अज्ञे। तो इसका हमारा सही आंसर है अज्ञे हो जाएगा, क्योंकि राहुल सांस्कृत्यायन अज्ञे नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का भूमक्कड़ वृहत्त्री कहा जाता है। वृहत्त्री किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का भूमक्कड़। तो नागार्जुन, अज्ञे और राहुल सांस्कृत्यायन जी को। इस प्रकार से आप इन ऑप्शनों के अनुसार जवाब देखोगे तो इनमें अज्ञे का नाम है, तो अज्ञे ही हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। यात्रा वृत्त लेखक के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है इनमें से अज्ञे जी। बढ़ते हैं आगे। अगर नागार्जुन का नाम हो, अज्ञे का नाम नहीं हो इनमें, तो आप नागार्जुन आंसर लगा सकते हैं। तो ये तीनों जो साहित्यकार रहे हैं काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं यात्रा से साहित्य लिखने में, यात्रा वृत्तांत के रूप में। पढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 382। इनमें से कौन सी रचना राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा नहीं लिखी? मेरी लद्दाख यात्रा, रूस में 25 मास, पैरों में पंख बांधकर, यात्रा के पन्ने। तो आप लोगों को पता ही है प्रसिद्ध रचना रही है पैरों में पंख बांधकर, जो कि रामवरक्स बेनीपुरी की का यात्रा साहित्य रहा है, यात्रा वृत्ता रहा है। आप लोगों को पता ही है 1992 ईस्वी में पैरों में पंख बांधकर जो है रामवरक्स बेनीपुरी की यात्रा वृत्त है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 383 की, तो देख लेते हैं। इस सीरीज के अंतर्गत आज के जो प्रश्नों में है भाई, मैंने कथन और पंक्तियों से संबंधित अधिक प्रश्नों को लिया है, क्योंकि कथनों और पंक्तियों से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो हमने परीक्षा तक सभी इम्पोर्टेंट कथन और पंक्तियों को भी कंप्लीट करना है। तो साथ साथ जितने अधिक प्रश्नों उत्तरों के माध्यम से हम करेंगे उतना ही हमारे लिए जो है बेनिफिट रहेगा और लाभदायक होगा, मददगार साबित होगा। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 383। कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से ली गई है? ये पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा स्कंदगुप्त नाटक से। जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से यह पंक्ति ली गई है कि क्या कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। जो ये पंक्ति, ये संवाद लिया गया है, ये जो है जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। अब देख लेते हैं, बात कर लेते हैं जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक, क्योंकि कई बार जो परीक्षा में है जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सन भी पूछ लिया जाता है। ये भी पूछ लिया जाता है जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है, या फिर क्रम वाइज लगाओ। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं NTA NET के अंतर्गत भी और TGT PGT में भी। जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं, सबसे पहले हम बात करें सज्जन की। सबसे प्रथम नाटक सज्जन माना गया है 1911। कल्याणी परिणय 1912, जो कि नागरी पंचानी सभा में प्रकाशित हुआ था। ये भी पूछ सकते हैं कि कल्याणी परिणय जयशंकर प्रसाद का नाटक
कहाँ प्रकाशित किया गया था? नागरी पंचाणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया। उसके बाद प्रायश्चित 1913 ईस्वी में, करुणालय 1913, राज्यश्री 1915, विशाखा 1921, अजातशत्रु 1922। कामना जो है 1923 में लिखा गया और प्रकाशन हुआ 1927 में, ये आपको ध्यान रखना है। फिर जय का नागियक जो है 1926 का, फिर स्कंदगुप्त 1928, एक घूट 1929, जिसे प्रथम एकांकी नाटक भी माना गया है। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त 1931 और धरुश्वामिनी 1933, और अग्निमित्र जो है इनका एक अपूर्ण नाटक रहा है, ये भी पूछ सकते हैं। इनमें से जो है अपूर्ण नाटक जयशंकर प्रसाद का कौन सा रहा है? तो अग्निमित्र। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 384। बालचंद बिजबाई भाषा, छुही नहीं लगन दूजन हाशा। यह जो पंक्ति है ये किसकी है? तो ये पंक्ति प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। आप लोगों को पता ही है, विद्यापति जी की प्रसिद्ध पंक्ति रही है। विद्यापति का जन्म जो है 1392, मृत्यु 1448। मैथिली और संस्कृत के कवि रहे हैं, संगीतकार भी रहे हैं, लेखक भी रहे हैं, और दरबारी और राज पुरोहित थे। यह शिव के भक्त थे, यानी कि विद्यापति शिव थे, लेकिन उन्होंने प्रेम गीत और भक्ति वैष्णव गीत भी लिखे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी 3 रचनाएं प्रसिद्ध है। पदावली, विद्यापति की पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। पदावली जो है मैथिली भाषा में लिखी गई, कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी अवहट भाषा में लिखी जाने वाली रचना है। और अन्य जो तथ्य देख लेते हैं, इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। मैथिली के कवि कोयल के नाम से भी ये जाने जाते हैं। विद्यापति का प्रभाव केवल मैथिली और संस्कृत साहित्य तक ही सीमित नहीं था, बल्कि अन्य पूर्वी भारतीय साहित्य परंपराओं तक भी ये रहा। उसके बाद जो मैथिल कोकिल जो है, इनकी जो रचना है, विद्यापति की जो पदावली है, उसी रचनाओं के आधार पर जो है इन्हें मैथिल कोकिल कहा गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 385। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता ही है, मिश्र बंधु विनोद, जो कि मिश्र बंधुओं का जो एक हिंदी साहित्य के इतिहास का एक ग्रंथ रहा है, और उसमें उन्होंने अपना जो महत्वपूर्ण योगदान दिया। 3 भाई रहे थे मिश्र बंधु। कौन कौन? कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी और श्याम बिहारी। कई बार पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है, तो आपको याद रखना है गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी, 3 भाई मिश्र बंधुओं में शामिल है। बढ़ते हैं आगे, मिश्र बंधु विनोद भाग 4। एक सेकेंड भाई, 22,50 पृष्ठ है इसमें, और प्रथम 3 भाग जो है 4 भागों में प्रकाशित हुआ है ये मिश्र बंधु विनोद, जो इनका हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ रहा है मिश्र बंधुओं का, जिसमें कि 22,050 जो है, सॉरी भाई 2250 है ये, 22,050 नहीं, 2250 पृष्ठ है। तो 2250 पृष्ठों का ये ग्रंथ रहा है और 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। अगर पृष्ठों की सॉरी भाई, अगर पृष्ठों की संख्या भी पूछ ली जाए तो आप बता सकते हो। प्रथम 3 भाग जो है 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और चौथा भाग जो है 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और अन्य ग्रंथ जो है मिश्र बंधु का हिंदी नवरत्न, मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का पूरक माना गया है। उसके बाद जो है 4,591 कवियों का जीवन वृत्तांत संग्रहित किया है इस ग्रंथ में इन्होंने। और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जब हम बात करें, कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने
प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो कवियों का अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत इन्होंने जो है कवियों का परिचयात्मक विवरण कहाँ से लिया है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना है मिश्र बंधु विनोद से, मिश्र बंधु के ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवियों का परिचयात्मक विवरण इन्होंने लिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं आगे स्थान पर काव्यांग विवेचन। स्थान पर जो है काव्यांग विवेचन भी इन्होंने किया है और तुलनात्मक पद्धति का अनुसरण इन्होंने कवियों की श्रेणी बनाने का प्रयास करते हुए किया है। उसके बाद देव बिहारी विवाद को जन्म दिया है, जो कि अगले 10 वर्षों तक चर्चा का विषय भी रहा है। उसके बाद अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाए हैं और कवियों का साहित्यिक महत्व निर्धारण इन्होंने किया है। उसके बाद कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारण करने के लिए 4 श्रेणियाँ इन्होंने बनाई है। ये भी पूछा जा सकता है कि मिश्र बंधु ने कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारण करने के लिए कुल कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है, तो इन्होंने 4 श्रेणियाँ बनाई है, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 386। हिंदी साहित्य का आरंभ जो है 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार कौन रहे हैं। 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन माना है वे रहे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो है हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से माना है, जो कि आदिकाल को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा है, संधि काल और चारण काल, ये आपको पता ही है। तो देख लेते हैं आगे इससे संबंधित और अन्य तथ्यों को। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो लिखा है इन्होंने 338 ईस्वी में, किन की रचना है ये, राम कुमार वर्मा की। उसके बाद 693 से 1693 ईस्वी तक के काल को 7 प्रकरणों में इन्होंने प्रस्तुत किया है। कौन कौन से प्रकरणों में इन्होंने बांटा है देख लेते हैं। संधि काल, चारण काल। संधि काल और चारण काल भक्ति काल के ही भाग है, आदिकाल के ही भाग है। शुरुआती काल को इन्होंने संधि काल और फिर जो है चारण काल नाम दिया। फिर भक्ति काल की अनुकर्मिणी का भक्ति काव्य, राम काव्य, उसके बाद कृष्ण काव्य, प्रेम काव्य इन्होंने बांटा है। उसके बाद बात करें रामचंद्र शुक्ल की मान्यताओं को दोहराया है इन्होंने। आदिकाल को 2 भागों में बांटा है, संधि काल और चारण काल। उसके बाद विवेचना की पद्धति में पद की कोमलता इनके ग्रंथों में देखने को मिलती है। 693 ईस्वी से हिंदी साहित्य का आरंभ माने जाने का कारण इन्होंने स्वयंभू को जो है हिंदी का पहला कवि माना है। ये भी ध्यान रखना है कि इस विद्वान के अनुसार स्वयंभू को हिंदी का पहला प्रथम कवि माना गया है। अलग अलग विद्वानों ने जो है हिंदी का प्रथम कवि अलग अलग लेखकों को माना है। किसी ने सरहप्पा को माना है, किसी ने अब्दुल रहमान को माना है, किसी ने पुष्य व पुण्य कवि को माना है, लेकिन स्वयंभू को मानने वाले जो रहे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा रहे हैं। और इन्होंने जो है शुरुआती काल का जो आरंभ है, आरंभिक हिंदी साहित्य का आरंभ लिखने का आरंभ जो है 693 ईस्वी माना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 387। कुछ नाही का नाव धरी भरमा सब संसार, साँच झूठ समझे नहीं, ना ही कुछ किया विचार। जो ये पंक्ति है ये किस लेखक के द्वारा लिखी गई है, तो ये पंक्ति दादू दयाल जी की है। देख लेते हैं दादू दयाल से संबंधित और अन्य तथ्य। दादू की रचनाओं का संग्रह सर्वप्रथम उनके 2 शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने हरडे वाणी नाम से किया। कई बार पूछा जाता है कि दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह उनके किन 2 शिष्यों ने किया है, तो संत दास और जगन्नाथ दास। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरडे वाणी नाम से किसकी रचनाओं का संग्रह किया गया है, तो दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह किया गया है। बाद में दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह
संपादन संत रज्जब ने अंगवधु से नाम से किया। अंगवधु नाम से दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह किन्होंने किया? रज्जब ने, जो कि इनके एक प्रिय शिष्य रहे हैं। कई बार ये भी पूछा जाता है रज्जब के शिष्य कौन, रज्जब के गुरु कौन रहे हैं? तो दादू दयाल। रज्जब ने अपने गुरु दादू दयाल को माना है और इन्होंने जो है दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह अंगवधु नाम से किया। हरडेवानी नाम से जो है संत दास और जगन्नाथ दास ने किया। रज्जब ने जो है अंगवधु नाम से किया। इस तथ्य को आपको ध्यान रखना है क्योंकि कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न आ चुका है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट तथ्य हम देखते हैं, दादू दयाल हिंदी की भक्ति काल में ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख संत भी रहे हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 388, कमल दल नैननी की उपमाननी बिसरत नाही सखी, मोह मन ते मंद मंद मुस्कानी। जो ये पंक्ति है ये किस लेखक की है? तो ये आप लोग को पता ही है, रहीम की पंक्ति है। ये प्रसिद्ध पंक्ति रही है रहीम की। और अन्य रचनाएं हम देखें तो रहीम दोहावली, बरवेनाई का भेद प्रसिद्ध रचना है इनकी। बरवेनाई का भेद कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। बरवेनाई का भेद किसकी रचना है? जिसमें बरवे छंदों का अधिक से अधिक प्रयोग किया है। उसके बाद बात करें मदनाष्टक और फिर रास पंचादाई और नगर शोभा। रास पंचादाई एक लेखक की और है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो भाई अच्छी लगती है और पसंद आती है, लगता है आपको कि ये जो क्वेश्चन है हमारे लिए परीक्षा में जो मददगार साबित होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो क्योंकि आपके एक लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट क्लास बनाने का। आपके लाइक और कमेंट्स नहीं आते तो बिल्कुल सच में ये लगता है कि पता नहीं बच्चों को क्लास ये पसंद आ रही है या नहीं आ रही। तो देख लेते हैं आगे। प्रश्न संख्या 389, रावे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत जो जो निहारे। पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जो है ये घनानंद जी की है। तो देख लेते हैं घनानंद जी के संबंध में और अन्य तथ्य। घनानंद रीतिकाल के प्रमुख रीति मुक्त काव्यधारा के कवि रहे हैं। कौन कौन रहे हैं रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि? जिसमें कि घनानंद बोधा, आलम ठाकुर ये प्रमुख कवि रहे हैं। और साथ ही द्विज देव भी जो है रीति मुक्त काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। उसके बाद बात करें घनानंद की, तो घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के शिखर पुरुष भी माने गए हैं। हिंदी साहित्य में ये प्रेम की पीर का कवि भी कहलाए हैं। तो प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है रीतिकाल के अंतर्गत? वो कहा जाता है घनानंद जी को। उसके बाद बात करें आगे तो इनका साहित्य कई संवेदनात्मक व शैल्पिक विशेषताओं को धारण करता है। और घनानंद की प्रमुख रचनाओं की जब हम बात करें कई बार पूछी जाती हैं। इश्क लता किसकी रचना है? एक है इश्कनामा, ये भी आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। इश्कनामा जो रचना किस लेखक द्वारा लिखी गई, इतना हिंट मैं दे देती हूँ, रीति मुक्त कवियों की ही रचना है इश्कनामा। और आप लोगों को बताना है किस रीति मुक्त कवि की जो रचना है इश्कनामा। और इश्क लता जो है घनानंद की है। घनानंद की प्रमुख रचनाएं जो है सुजान हित, इश्क लता, वियोग वेली, यमुना यस, वृंदावन और प्रीति प्रवास और प्रेम पत्रिका पदावली। इश्क नामा ये रचना आप लोगों को ज़रूर बतानी है कमेंट बॉक्स में किस लेखक की है। बढ़ते हैं इसके बाद पदावली। प्रश्न संख्या 390, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि किस प्रकार की रही है? ये बताना आपको। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। ये प्रश्न पूरा हमारा कंप्लीट हो जाता है। शुक्ल के अनुसार जो ये तथ्य बनता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या, ये बीच में भाई प्रश्न संख्या नहीं डाल पाई मैं माफ़ी चाहूँगी। यहाँ पे हमारा जो अगला क्वेश्चन की शुरुआत हो जाती है। तो हिंदी साहित्य का आरंभ
993 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार कौन रहे हैं? तो 693 का हमने देख ही लिया था, राम कुमार वर्मा का। लेकिन 993 का किन्होंने माना, 993 ईस्वी से किन्होंने माना है हिंदी साहित्य का आरंभ, ये हमें देखना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है हिंदी साहित्य का आरंभ 993 ईस्वी से माना है। देख लेते हैं आगे शुक्ल के संबंध में और अन्य तथ्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रारंभ 1030 से माना है। एक सेकंड भाई, यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई। 1030 से नहीं भाई, 1050 से माना है। तभी हमारा 993 से जो है ईस्वी से इन्होंने माना है। ये 1050 ये संवत दिया हुआ है, ना कि ईस्वी है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमारा प्रश्न पूछा गया है कि आदिकाल का जो हिंदी साहित्य का आरंभ जो है 993 से किसने माना। आदिकाल की शुरुआत जो है 993 ईस्वी से किन्होंने मानी, वो मानी है रामचंद्र शुक्ल ने। लेकिन यहाँ पे ईस्वी दिया गया है। हमने जो ऑप्शन में जो है, जब हम डिटेल तथ्य कर रहे हैं तो कई बार रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संवत में प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है 1050 आएगा। 1050 संवत से इन्होंने आदिकाल का समय निर्धारित किया है, हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। और इन्होंने जो है आदिकाल को क्या नाम दिया है, वीरगाथा काल नाम दिया है। 1050 ये आप नोट कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे। 693 से 1693 ईस्वी तक हिंदी साहित्य का जो है काल विभाजन डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किया है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 391, चित्तर तुरंग न्याय पर किस आचार्य का सिद्धांत आधारित है। चित्तर तुरंग न्याय पर जो है आचार्य शंकुक का सिद्धांत आधारित रहा है। आचार्य शंकुक का जो वाद रहा है वो अनुमितिवाद रहा है। उसके बाद बात करें और अन्य तथ्यों की, तो इन्होंने रस और विभावादि के बीच अनुमाप्य या अनुमापक का असंबंध बताया है। और सामाजिक अपनी वासना से नट पर राम आदि का अनुमान करते हुए उस रस को प्राप्त करता है जिसे स्वयं राम आदि ने प्राप्त किया होगा। उन्होंने अनुमान की विलक्षणता के प्रतिपादन के लिए चित्तर तुरुंग न्याय का आश्रय लिया है। इनका कहने का मतलब ये है कि आचार्य जो शंकुक रही है, इन्होंने जो चित्तर तुरुंग न्याय का जो सिद्धांत दिया है वो दिया है। उसमें उन्होंने जैसे कि चित्तर देखकर, जैसे राम का या किसी का घोड़े का चित्र देखकर हम अनुभव करते हैं, हम कल्पना करते हैं और उसी तरह का को महसूस करते हैं जिस तरह उस समय में किया होगा, तो वही चित्तर तुरुंग न्याय कहलाएगा। इस प्रकार से बात करते हैं आगे। काव्य में रस निष्पत्ति के 3 व्यापार माने जाते हैं। कौन कौन से? अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। बढ़ते हैं आगे। इन्होंने भावकत्व व्यापार को निज मोह संकटता निवारण भी कहा है। और साधारणीकरण को रस संवाद से पहले की प्रक्रिया इन्होंने माना है। कई बार ये पूछा जा सकता है साधारणीकरण को रस संवाद से पहले की प्रक्रिया किसने माना है। ये भाई भट्ट नायक का तथ्य बीच में आ गया, इसको हम काट ही देते हैं। शंकुक के बारे में नहीं है, ये भट्टनायक के तथ्य शामिल कर दिए गए हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 392, भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है। तो भट्टिनी जो है किस उपन्यास की नायिका, ये आपको पता ही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाण भट्ट की आत्मकथा जो है, इसकी नायिका कौन रही है? भट्टिनी। और निपुणिया जो है और बाण भट्ट, ये इनके 3 प्रमुख पात्र माने गए हैं इस बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा जो है 1946 में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित उपन्यास है। उत्ताद प्रेम और सम्राट अर्शकालीन व्यवस्थाओं पर यह केंद्रित उपन्यास रहा है। कई बार जो है विषय वस्तु भी पूछ लेते हैं, किस विषय
से संबंधित रहा है। और चित्रलेखा जो उपन्यास है वो भगवती चरण वर्मा का पाप और पुण्य के नैतिक प्रश्नों पर आधारित उपन्यास है। इस उपन्यास पर फ्रेंच उपन्यासकार अन्ना तोले के उपन्यास थाया का प्रभाव पड़ा है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि अन्ना तोले के थाया उपन्यास का प्रभाव किस उपन्यासकार पर पड़ा है या किस उपन्यास पर देखने को मिलता है, तो भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा पर। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 393। निम्नलिखित में से कौन सा जो नाटक है मोहन राकेश का नहीं है? नहीं से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न पूछा किस प्रकार से गया है पूछा है या नहीं। तो लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, ये तीनों के तीनों जो नाटक है मोहन राकेश जी के प्रसिद्ध नाटक माने जाते हैं। लेकिन अंधा युग जो है आप लोगों को पता ही है धर्मवीर भारती जी का नाटक है। उसके बाद बात करें मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटकों का जो समय काल रहा है वो कौन सा रहा है, क्योंकि कई बार क्रम वाइज लगाने को भी प्रश्न बन जाते हैं और डायरेक्ट समय भी पूछ लिया जाता है, सन भी पूछ लिया जाता है जो प्रसिद्ध रचनाएं होती हैं। तो आषाढ़ का एक दिन जो है 1998 ईस्वी ऐतिहासिक नाटक है मोहन राकेश का। और लहरों का राजहंस जो है 1963 भी यह भी एक ऐतिहासिक नाटक है मोहन राकेश का। आधे अधूरे जो है 1969 ईस्वी समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना गया है। समकालीन जिंदगी का, ये भाई थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। बढ़ते हैं आगे। समकालीन, ये थोड़ा भाई यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित हिंदी काव्य नाटक है और इस गीति नाट्य का जो प्रकाशन है 1955 में हुआ। अंधा युग का जब कई बार ये पूछ लेते हैं कि इनका प्रकाशन कब हुआ, तो 1955 में। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 394। झूठा सच किस शहर का वर्णन? झूठा सच जो उपन्यास है जो कि यशपाल जी का है उसका में किस शहर का वर्णन नहीं है, किस शहर का वर्णन हमें देखने को नहीं मिलता, तो कानपुर का उसमें वर्णन नहीं मिलता। झूठा सच उपन्यास में कानपुर शहर का वर्णन नहीं है। झूठा सच उपन्यास में जालंधर, लखनऊ, नैनीताल का वर्णन हमें देखने को मिलता है। झूठा सच यशपाल का 7वां उपन्यास है, ये भी पूछा जा सकता है। दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमित, 12 घंटे, अप्सरा का शाप, क्यों फंसे, तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास यशपाल जी का है। झूठा सच 2 खंडों में बांटा गया है, 2 खंडों में विभाजित किया गया है, वतन और देश का भविष्य। आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेते हैं झूठा खंड जैसे वतन और देश या देश का भविष्य, इनमें से कौन सत्य है सत्य नहीं है, ये यशपाल जी का कौन से नाटक के खंड माने गए हैं। इस प्रकार से कई बार परीक्षा में घुमा फिरा कर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है और बार बार रिवीजन से ही आपको तथ्यों को आपके तथ्य याद रह पाएंगे। अधिक से अधिक आप जितने भी हो सके प्रश्न उत्तरों की प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों को परीक्षा तक जितने अधिक प्रश्नों को करोगे सोल्व, उतने ही आपका जो समझ बेस भी जो है समझ बेस के साथ आप प्रश्नों को करोगे तो आपकी तैयारी अच्छी होती चली जाएगी। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 395। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। सिर्फ कहने का मतलब इतना है कि बार बार तथ्यों की रिवीजन से ही आपकी अच्छी तैयारी हो पाएगी। अधिक से अधिक जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों को करने हैं, क्योंकि कंटेंट की क्लास तो हमारी साथ साथ चली रही है, साथ साथ हम अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास भी करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। सफलता का क्या माना जाता है? निरंतर अभ्यास। ये आप लोगों को पता ही है, मैं बार बार आपको ध्यान याद इसलिए दिला देती हूँ ताकि आप जो है बार बार अभ्यास करने में ना चूको और बार बार प्रश्न उत्तरों का जो है अभ्यास रेगुलरिटी के साथ हमेशा करते रहो। तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित की गई है? तो तपेदिक की मरीज जो मन्नो है वो किस कहानी में चित्रित की गई है?
ये एनटीए नेट में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, सही आंसर हमारा हो जाएगा कृष्णा सोबती के नाटक कृष्णा सोबती के जो कहानी है बादलों के घेरे 1980 की कहानी है ये। उन्होंने 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 1996 में साहित्यिक अकादमी अध्येतावर्ती से सम्मानित किया गया है। किनको? कृष्णा सोबती को। और अन्य रचनाएं देख लेते हैं कि सिक्का बदल गया 1948 ईस्वी की रचना है इनकी। जिंदगी नामा वृहत उपन्यास है 1979 का। और दिलो दानिश जो है 1993 का। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 396। सिद्ध और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है? यह विचार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। कि सिद्ध और योगों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशों से कोई संबंध नहीं है। जो ये बात कही है, ये कथन कहा है, ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। उसके बाद बात करें शुक्ल जी से संबंधित, तो जितने तथ्य हम करें उतना ही कम है, क्योंकि शुक्ल के कथन अधिक से अधिक पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो एक तथ्य मैंने यहाँ पे लिया है, मेरे सामने यही तथ्य आया था तो मैंने इसी को इंक्लूड कर दिया है। रीतिकाल के कवि देव के संबंध में इन्होंने कहा है कि कविता शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि विशेष प्राय बाधक हुई। ये जो कथन है देव के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में देव के 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है। और इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है शुक्ल जी ने 1929 ईस्वी में इनका हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ। पढ़ते हैं आगे। हिंदी साहित्य, हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? तो हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन माने जाते हैं? श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक जी जो हैं हिंदी में ऋतु संहार रचना के रचयिता माने जाते हैं। ऋतु संहार के रचयिता श्रीधर पाठक 1859 ईस्वी में की ये रचना रही है। उसके बाद बात करें, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है भाई यहाँ पे। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि रहे हैं। ये पूछ लिया जाता है खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार कौन रहे हैं? तो खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदवादी रचनाकार जो है श्रीधर पाठक रहे हैं। ऋतु संहार के मूल रचनाकार जो है कालिदास रहे हैं, जो एक संस्कृत कवि रहे हैं कालिदास। वे ऋतु संहार के मूल रचनाकार रहे हैं। इन्हीं का अनुकरण करके, इन्हीं का अनुवाद करके जो श्रीधर पाठक ने ऋतु संहार रचना लिखी है। इनकी रचना का अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया, ये हमने देख ही लिया। गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक की पहली खड़ी बोली की रचना है। कई बार यह भी पूछ लिया जाता है श्रीधर पाठक की पहली खड़ी बोली की रचना कौन सी है? तो गुणवंत हेमंत। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 398। वटवृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए की गई है? तो वटवृक्ष की छाया में, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा अमृतलाल नागर। इस वटवृक्ष की छाया में इसके रचनाकार रहे हैं कुमुद नागर। और जीवनी किन की लिखी है? अमृतलाल नागर की। ये तथ्य हम देख लेते हैं थोड़ा और आगे। तो कुमुद नागर ने वटवृक्ष की छाया में, अमृतलाल नागर 2004 इसका समय रहा, जीवनी लिखी है। अमृतलाल नागर की प्रमुख रचनाएं जो है महाकाल, बूंद और समुंदर, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, लाल घूंघट वाला मुखड़ा, मेरी प्रिय कहानियाँ और सिकंदर हार गया आदि इन्होंने जो है रचनाएं लिखी। अमृतलाल नागर जी को 1981 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इन्होंने मानस का हंस 1972 में तुलसीदास का वर्णन किया। तुलसीदास की जीवनी इन्होंने किस नाम से लिखी? मानस का हंस, जिसमें तुलसीदास के जीवन का वृत्तांत इसमें दिखाया गया है 1972 में। और एक रचना इन्होंने जो है
जो सूरदास के जीवन से संबंधित है वो है खंजर नयन, अमृतलाल नागर ने ही लिखी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। खंजर नयन और मानस का हंस, खंजर नयन में सूरदास के जीवन को दर्शाया है और मानस के हंस में जो है इन्होंने तुलसीदास के जीवन का वर्णन किया है। अमृत और विष पर उन्होंने 1967 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कब किए गए? 1967 में। और किस रचना पर? अमृत और विष पर। किनको? अमृतलाल नागर को। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 399। राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। इनमें से राही मासूम रजा द्वारा उपन्यास कौन सा नहीं है, ये बताना है। तो दिल एक सादा कागज, कटरा भी आरजू, टोपी शुक्ला, समर शेष है, ये जो उपन्यास है ये राही मासूम रजा का नहीं है। ये जो उपन्यास है किसका है ये आपको बताना है। तो समर शेष है जो उपन्यास रहा है, अब्दुल बिस्मिल्लाह खां का एक कथात्मक उपन्यास माना गया है। उसके बाद देख लेते हैं अन्य तथ्य। अब्दुल बिस्मिल्लाह नई पीढ़ी के बहुचर्चित और बहुप्रतिभा संपन्न रचनाकार रहे हैं। छीनी बीनी चंदरिया नामक उपन्यास के लिए इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। समर शेष है अब्दुल बिस्मिल्लाह खां का एक कथात्मक उपन्यास है। पढ़ते हैं आगे। आज की क्लास का हमारा जो अंतिम प्रश्न होगा, ये प्रश्न संख्या होगी हमारी 400। भाई ये 440 थोड़ा ये पता नहीं आज इतनी टाइपिंग मिस्टेक क्यों हो रही है, कई बार हो जाता है। तो हमें प्रश्नों पर ध्यान रखना है, ना कि देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 400 होगा ये, ना कि 440। एक सेकेंड भाई। प्रश्न संख्या 400। बात करें संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता, उपयुक्त विचार किस विद्वान का है? तो संस्कृत का कोई भी शब्द तोड़ मरोड़ कर जो है तद्भव नहीं बनाया जा सकता, ये कथन कहा है रामविलास शर्मा जी ने। तो रामविलास शर्मा ने ये कथन कहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कथनों और पंक्तियों से संबंधित आज की क्लास में अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कथनों और पंक्तियों से संबंधित हमने आज की क्लास में अधिक से अधिक प्रश्नों को लिया है। इसी प्रकार से अपनी सीरीज़ को व्याख्या सहित प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए परीक्षा तक लगभग हम 1000 के आसपास प्रश्नों को कर लेंगे। इससे हमारे पूरा संपूर्ण हिंदी साहित्य का जो है बार बार रिवीजन हो पाएगी और एक तरह से वो है संपूर्ण हिंदी साहित्य को हम बिल्कुल समेट लेंगे अच्छी तरह से प्रश्नों उत्तरों के माध्यम से, तथ्यों की बार बार रिवीजन करके। तो देख लेते हैं इससे संबंधित और अन्य तथ्य हम देखेंगे। तो रामविलास शर्मा के संबंध में हम बात करें तो 10 अक्टूबर 1912 में रामविलास शर्मा का जन्म हुआ। 30 मई 2000 में इनकी मृत्यु हो गई। एक प्रगतिशील साहित्यकार, आलोचक, भाषाविद और कवि और विचारक रहे हैं रामविलास शर्मा जी, ये आपको ध्यान रखना है। और वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।